अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सर्द मौसम की। बालाई इलाके बर्फ से ढक गए हैं। जहां बर्फ नहीं पड़ी वहां बारिश बरसी। मगरबी सिस्टम सर्दी को टॉप गियर लगा गया। तवील अरसे बाद लंडी कोतल वालों ने बर्फबारी के मजे लिए। मौसम के तेवर देखते हुए महकमा मौसमियात ने भी शहरियों को खबरदार कर दिया। हल्का कोहिसार का हुस्न बर्फबारी ने दोबाला कर दिया। रुई के गाले बरसने से सयाहों की मुराद भी बर आई। मरी आने वाले अफराद कहते हैं मौसम तवक्कात पर पूरा उतरा। प्रेडिक्शन देख के आए थे ताकि स्नोफॉल को एंजॉय कर सकें और अकॉर्डिंग टू वेदर स्नोफॉल हो रही है और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। जी, हम स्नोफॉल एंजॉय करने आए थे और माशाल्लाह से अच्छी स्नो मिली है और हम प्रेडिक्शंस देख के आए थे और उससे एक दिन पहले निकले हैं ताकि आने में कोई मसला ना हो। 1 फुट तक बर्फ पड़ने के बाद मरी मसीह सयाहों के लिए तैयार नहीं, लिहाजा दाखिला बंद कर दिया गया। मलका कोहिसार के दाखिली और खारजी रास्तों की फिजाई निगरानी जारी। 5 साल बाद लंडी कोतल पर भी अब्र रहमत मेहरबान हुआ। तवील अरसे बाद बर्फबारी हुई तो ठंड भूल कर बच्चे बर्फ से खेलते दिखाई दिए। आसाद कश्मीर की वादियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। लीपा, नीलम वैली, रावला कोट, हवेली, कोटली और गंगा चौटी समेत मुतअद्दिद इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे आमदोरफ्त और रोजमर्रा अमूर शदीद मुतासर हैं। उधर एबटाबाद शहर और गलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली मरकजी शाहराह बंद हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता रात से बिजली की फरहमी भी मुअत्तल है। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और ठनियानी में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद में बारान रहमत ने खूब रंग जमाया। रात भर वक्फे से बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। लाहौर में बारिश से धुंध का जोर टूट गया। शहरी खुशगवार मौसम और धूप से लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। ऐसे में महकमा मौसमियात मज़ीद बारिश और बर्फबारी से अलर्ट कर रहा है। शहरियों को ताकीद की गई है कि नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहें। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद भी मरी में मौजूद है, जबकि मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सयाहों की जो गाड़ियां हैं वो लंबी कतारें वहां पर लग चुकी हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। मरी के माल रोड पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद। आरिफ, बताइएगा इस वक्त मरी में क्या मनाजिर हैं? मरी में बर्फबारी का सिलसिला अभी भी वक्फे से जारी है। इस टाइम तक तकरीबन 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। तेज हवाएं भी चल रही हैं, यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। इस समय मेरे साथ कुछ मरी पहुंचे हुए जो पहले के ठहरे हुए से आए, उनसे पूछते हैं वो यहाँ मरी में बर्फबारी के नज़ारों कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं मरी में, बर्फबारी में, स्नो में बहुत मज़ा आ रहा है। देखें जी, ये तो अल्लाह की कुदरत है बर्फ। देखें अब ये डिपेंड करता है इंसान की जो है ना उस पर, कह लो कि जितना कि इंसान आप कह लें कि लकी है कि नहीं। ठीक है, अगर लकी है तो वो ये बर्फ इंजॉय कर सकता है, नहीं तो देखें अब कितने सयाह है जो वो आना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं आ सक रहे। ये बस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एंजॉय कर रहे हो। जैसा कि आपने बताया कि रास्ते बंद है, बिल्कुल रास्ते बंद है। हम 3 गाड़ियां चेंज करके आए हैं, फिर नीचे बादशाह गली उतरे हैं, वहां से चेयर लिफ्ट पे बैठ के ऊपर आए, क्योंकि आगे बिल्कुल रास्ते ब्लॉक है। कोई गाड़ी आएगी तो वो बादशाह गली से आगे उस पॉइंट से आगे नहीं आ सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं। साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं और अल्लाह पाक की कुदरत है, सुभान अल्लाह। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमने ये वेदर देखा है मरी का, क्योंकि बहुत अरसे से आप लोगों को भी पता है और आप लोग भी देख रहे हैं। अगर आप लोग लोकल हैं तो आप जानते हैं कि ये वेदर मरी में बड़े से बात किया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और सब चीज़ों के बावजूद माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है ना इस दफ़ा बड़ा करम किया है कि मरी दोबारा अपने जोवन पे आ गई है। मलका कोहिसार। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसे साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें मुश्किलात, मरी पहुंचने में मुश्किलात भी पेश आई हैं। अगले 24 घंटे तक मरी का मौसम जो है वो ऐसे ही बर्फबारी और ठंडा रहेगा। जी आरिफ सईद, आपका बहुत शुक्रिया। और मरी में मुसलसल 22 घंटे से बर्फबारी हो रही है। कई मकामात पर 15 से 16 और कई मकामात पर 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। DPO मरी डॉक्टर रजा तनवीर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि रात तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। इलाकों में धुंध पड़ने से इसलिए इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। एक जो स्नो ब्लिजर्ड बेसिकली यहाँ पे आया हुआ है, उसके नतीजे में तकरीबन अभी तक हमारे ऑफिशियली तो 15 इंच है, लेकिन बाज़ जगहों पे वो 2 से 3 फुट तक भी जा चुकी है। हमने फिलहाल जो है, चूँकि ये विजिबिलिटी का हमें बड़ा इशू है, अभी हमने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई है और अभी हम सिर्फ उन लोगों को देख रहे हैं जिनके पास प्रिकॉशंस कंप्लीट है, स्नो चेन्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा उनके पास फ्यूल कंजम्पशन, बाकी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके पास अगर हैं तो हम अलाउ करें। फिलहाल हमने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई है। वीकेंड के ऊपर अभी हम जब एक दफ़ा ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी
تو اس کے بعد ہم ریکویسٹ یہ کریں گے کہ ایک تو ویدر فورکاسٹ دیکھ لیں, اس کے بعد سنو چینج رکھ لیں, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیول کنزپشن جو ہے اس پہ نظر رکھیں اور فیول پہ نظر رکھیں, تاکہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ کسی ٹینشن میں نہ ہو, اور اگر کوئی مصیبت پہ خدا نخواستہ اگر آپ جاتے ہیں تو سمپلی 115 پہ کال کریں. وادی سوات میں اس وقت بھی برف باری جاری ہے. برف باری سے جہاں ایک طرف سیاحتی مقام کی رونقیں بحال ہوئی ہیں تو دوسری طرف مقامی لوگوں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں. مختلف علاقوں کے لنکس روڈز بند ہو گئے ہیں اور بیشتر علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی معطل ہے, جس سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید وہاں پر کیا حالات ہیں اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے انور شاہ سے. انور, بتائیے گا کس قسم کی مشکلات درپیش ہیں؟ جی بالکل, سوات میں جاری بارش اور برفباری کے بعد سیاحتی مقامات کی رونقیں بحال ہو گئی ہے. سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سیاحتی مقامات کا رخ کر رہی ہے. اگرچہ برفباری سیاحوں کے لیے جہاں پہ ایک تحفہ ہے, لیکن مقامی لوگ جو ہے وہ برفباری کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ مقامی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, لائیو سنو فال ہو رہا ہے, سیاحوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ چونکہ مقامی شہری ہے, تو یہاں کے مقامی لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ اس علاقے میں جو بجلی کا نظام ہے وہ کل رات سے معطل ہے. یہاں پر بجلی بالکل نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل نیٹ ورک ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے. دوسری طرف جو ہمارے ضلع انتظامیہ جو وعدے کرتے ہیں, جو بلند و بالا وعدے کرتے ہیں کہ سیاحوں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیے, لیکن اس علاقے میں حکومت کی طرف سے کوئی خاص انتظامات موجود نہیں ہے. دوسری طرف میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوات کی جتنی بھی تفریحی مقامات ہیں وہاں جانے والی سڑکیں جو ہے وہ جگہ جگہ پر بند ہے, جس کی وجہ سے سیاحوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. جی انور شاہ, آپ کا بہت شکریہ. قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں پاک فوج ہمیشہ کی طرح عوامی خدمت اور انسانی جانوں کے تحفظ میں پیش ہے. سوات میں شدید برفباری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. شاہراہوں کی بندش کے اطلاعات پر پاک فوج نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. پاک فوج نے فوری طور پر برف سے ڈھکی تمام سڑکیں صاف کر کے ٹریفک کو بحال کر دیا. پاک فوج نے متاثرہ افراد کو خوراک اور گرم ملبوسات فراہم کیے. برف باری کے باعث محصور سیاح اور مقامی افراد نے بروقت اور بہترین ریسکیو آپریشن پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا. آزاد کشمیر میں جاری برف باری کے باعث بالائی علاقوں میں متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئی. شدید سردی کی وجہ سے عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. انتظامیہ سڑکوں سے برف ہٹانے میں بھی مصروف ہے. اسی پر بات کریں گے. بیورو ہیڈ بشارت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشارت, بتائیے گا یہاں پر کیا حالات ہیں؟ بالکل, آزاد کشمیر موسم کی اگر بات کی جائے تو بلند و بالا پہاڑوں پہ برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں. مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت ہلکی بارش ہو رہی ہے. تاہم بالکل میرے حق میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلند و بالا پہاڑ ہے وہاں برف باری ہو رہی ہے. آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں کا اگر بات کی جائے, بلند ترین مقامات ہیں وہاں رات گئے سے جو شدید برف باری ہوئی ہے اس کے باعث لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ چکے ہیں. جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید برف باری اور بارش کا امکان ہے. جی بشارت مغل, آپ کا بہت شکریہ. ادھر بلوچستان میں شدید برف باری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو اور بحالی آپریشن جاری ہے. پاک فوج کے جوان بلوچستان کے علاقے یوب میں شدید برف باری کے دوران امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. ٹریفک کی روانی بھی بحال رکھنے کے لیے ایف سی بلوچستان کام کر رہی ہے. پاک فوج نے یوب کے مقام علاؤدین پاس کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا. کھیل کے میدان سے اہم خبر یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو باہر کر دیا گیا ہے. اسکاٹ لینڈ ایونٹ کا حصہ بنے گی. بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق ICC کچھ دیر میں اس حوالے سے باضابطہ اعلان کرے گی. جی آپ کو بتاتے چلیں کہ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو باہر کر دیا گیا. اسکاٹ لینڈ ایونٹ کا حصہ بنے گی. بھارتی میڈیا کا دعویٰ. بھارتی میڈیا کے مطابق ICC کچھ دیر میں اس حوالے سے باضابطہ اعلان کرے گی. بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ تھا جس پر بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو باہر کر دیا گیا ہے اور اسکاٹ لینڈ ٹیم کا حصہ بنے گی. سانحہ گل پلازا کو 18ویں ترمیم سے جوڑنا وزیر اعلیٰ سندھ نے ناقابل فہم قرار دے دیا. سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ سانحے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایسے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں. روک تھام کے لیے کچھ کرنا ہوگا. 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند ہم صاف کر رہے ہیں. پروبیبلی اس وقت تک تو 67 کی
बॉडीज़ हैं हमारे पास, लेकिन 82 लोगों की हो रही है, उनकी जानों की हो रही है। और उस वक्त ये कहा जाए, नेशनल असेंबली में कहा जाए, फिर इधर बैठ के एक शख्स कहें कि जी 18वीं तरमीम की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो भाई ये किसने बैक डेट्स में मेयर ने खुद 91 में अप्रूव करता है लीज, 2003 में एक और मेयर इर्रेगुलर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। ये कौन कर रहा था? हमारे पास सामान भी मुकम्मल है, अमला भी तरबियत याफ्ता है, गाड़ियों की तादाद भी अच्छी है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने फायर ब्रिगेड में होने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारा फोकस अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। फोम बी क्लास आग पर डाला जाता है। आग बुझाने के लिए 60 से ज्यादा गाड़ियां हैं। अमला भी तरबियत याफ्ता है और सामान भी मुकम्मल है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने तनकीद करने वालों को ठंडा कर दिया। हुमायूं खान ने बताया, सर्चिंग ताहाल जारी है, किसी की मौजूदगी की इत्तला मिलती है तो तलाश करते हैं। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है, फायर ब्रिगेड पर तनकीद करना आसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह गैस मार्क्स भी हैं, वेल इक्विप्ड हैं, जब भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं। हाई एक्सटेंशन फॉर्म भी है, लो एक्सटेंशन फॉर्म भी है, लेकिन अनलॉजिक लोग जो हैं उनको ये नहीं पता होता कि फॉर्म को कहाँ यूटिलाइज करना है। फॉर्म बी क्लास की फायर पे मारा जाता है, ये टेक्निकल लोग हैं, उनको ही पता होता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गुल प्लाजा तिजदगी में हमारा फायर फाइटर फुरकान शहीद हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है और हमारा फोकस सिर्फ रेस्क्यू पर है। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद मेहर ने गुल प्लाजा के मलबे से मजीद लाशें बरामद होने का खदशा जाहिर कर दिया है। इंकशाफ किया कि मलबे के 15% हिस्से तक नहीं पहुंच सके। ग्राउंड फ्लोर के जिस मकाम पर आग लगी थी वहां से कुछ लाशें मिल सकती हैं। जब फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची तो आग तीसरे दर्जे पर थी। दावा किया कि दुनिया में कहीं भी ऐसा सेफ्टी ड्रेस मौजूद नहीं जो तीसरे दर्जे की आग में महफूज हो। इम्कान जाहिर किया कि आज बिल्डिंग की सर्चिंग मुकम्मल करेंगे। ये था कि उस वक्त पूरी बिल्डिंग जो है ना वो 3rd डिग्री फायर में कन्वर्ट हो चुकी थी। पूरी बिल्डिंग में आग फैल चुकी थी और डेंस स्मोक थी, बहुत ज़्यादा धुआं था, जिसकी वजह से दुनिया में इस वक्त कोई भी अगर इस तरह का कोई सूट, फायर सूट नहीं है जो कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आग उस वक्त मौजूद थी बिल्डिंग के अंदर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बता दीजिएगा, क्या ज़िंदगी के कोई आसार अभी यहाँ मौजूद हो सकते हैं? मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि आज 6वां दिन है, लेकिन ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर जो एरिया अभी तक हम तलाश नहीं कर सके, शायद उसमें कुछ डेड बॉडीज़ हमें शायद मिल जाए। जो इस बिल्डिंग का इंटरनल मैकेनिज़्म था फायर सप्रेशन का, क्योंकि वो मौजूद नहीं था या वो इफ़ेक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से आग इतनी तेज़ी के साथ पूरी बिल्डिंग में फैल गई और इतना धुआं फैल गया कि वहाँ से जो बिल्डिंग के अंदर जो अफराद थे उनको निकाला नहीं जा सका। हमारी टीम 3 दिन से लगी हुई है अपनी जानों को ख़तरे में डाल के, क्योंकि आपको पता है कि बिल्डिंग जो है वो इस वक्त बहुत ख़तरे की हालत में। हमारी टीम्स फिर भी इस बिल्डिंग के अंदर जाके गई हैं, आपने देखा है, और वहाँ पे सर्च भी की हैं रेडार के थ्रू, क्योंकि शायद कहीं पे कोई ह्यूमन लाइफ है उसके कोई ज़िंदा होने के कोई असरात मिल सकें। कराची में सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहर्रिक हो गई। KMC की मुआविनत से गुल प्लाजा को मिसमार करने और निगरानी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम का जायजा भी लिया जाएगा। खुसूसी टीमें इमारतों में फायर अलार्म, आग बुझाने के आलात, हंगामी रास्तों और अमले की तरबियत का जायजा लेंगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, चित्राल के इलाके डोमेल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। DC ऑफिस चित्राल के मुताबिक डोमेल में घर पर बर्फानी तोदा गिरा, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि एक बच्चा जख्मी भी है। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। जी आपको बताते चलें कि चित्राल के इलाके डुमेल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। DC ऑफिस चित्राल के मुताबिक डुमेल में एक घर पर बर्फानी तोदा गिरा, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं।
जाम बहक अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। चित्राल का इलाका है डुमेल, जहां पर बर्फानी तोदा एक घर पर आ गिरा, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाम बहक हो गए हैं। DC ऑफिस चित्राल के मुताबिक डुमेल में एक घर पर बर्फानी तोदा गिरा, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाम बहक हुए। एक बच्चा जख्मी भी है। जाम बहक होने वालों में इस घर की 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं और जो जाम बहक अफराद हैं उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है चित्राल से, जहाँ डुमेल में एक घर पर बर्फानी तोदा गिरा है, जिसके नतीजे में 9 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एक बच्चा जख्मी भी बताया जा रहा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इस साल कर्जों की शरह 13% इजाफा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये इजाफा अब 15% तक जाएगा। पाकिस्तान में 1% लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, जबकि उन पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स गुज़श्ता 2 सालों से कम हो रही हैं। जिसको महंगाई कहते हैं वो महज एक स्टेटिस्टिक नहीं, एक इन्फ्लेशन हर घर हर खानदान पाकिस्तान के सर पे एक तलवार लटक रही है। इनके पास सिर्फ कर्ज लेके ही गुजारा करना है। अगर आप फिगर्स देखें 13% जो है वो इस साल और बढ़ गया है और एस्टिमेट ये है कि 15% ये मजीद बढ़ता जाएगा। ये तरक्की तकसीम नहीं करने आए, ये बदकिस्मती से मुसीबत तकसीम कर रहे हैं हमें। अगर आप टैक्स के रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे सिर्फ 1% से भी कम लोग टैक्स दे रहे हैं जनाब पाकिस्तान में। क्या ये मजीद टैक्स उन्हीं से वसूल करना चाह रहे हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं? जो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स ने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले 2 साल से कम ही हो रही हैं, बढ़ नहीं रही। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हैं, जबकि PTI का लीडर इसराइली बोर्ड में शामिल है। तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का जवाब दे दिया। वज़ीर ममलिकत ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में बहुत से मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। उन सब की कोशिश यही है कि फ़लस्तीन में अमन कायम हो। पूरी दुनिया पाकिस्तान की काविशों को सराह रही है, अपने नहीं मान रहे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों का पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हक अदा किया है। जो फ़लस्तीनियों के लिए लड़ाई लड़ी है पूरी दुनिया में, उसे पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, सिर्फ अपने नहीं कर। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान समेत जिन्होंने बहुत ही कोशिश की है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल सके, अमन मिल सके, वो इस बोर्ड में शामिल हैं। हम तो फ़लस्तीन के बोर्ड में शामिल हैं। पाकिस्तानी अवाम ने फ़लस्तीन में अमन और इस्तेहकाम के लिए गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत खित्ते में पायदार अमन और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को तक़वियत देगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। अमन वाले जो भी काम हुआ है उसकी पाकिस्तान ने खुल कर हमायत किया है। इससे गजा में भी अमन होगा, गजा की तामीर तरक्की भी होगी। पाकिस्तान ने हमेशा इसमें कलीदी किरदार अदा किया अमन में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का है, जिन्होंने साबित किया कि अमन को किस तरह से कायम किया जाता है। बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे इतनी अहमियत मिल रही है कि उसको गज़ा पीसा बोर्ड के लिए शामिल किया गया, और न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान का एक अपना मेयार है, पाकिस्तान की आर्मी का एक अपना मेयार है, पाकिस्तान कौम का एक अपना मेयार है, जिसकी वजह से ये सारे लोग जो है वो पीस के अंदर शामिल हो जाएंगे। और ये एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान का कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो अपना एक मुनफरिद निज़ाम जो है वो राइज करने जिस तरह जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो राइज कर सकेगा। इसका जो मकसद खास तौर के ऊपर है, जो फलस्तीन के अंदर जो है तरक्याती काम उसको कराना और फलस्तीनी अवाम के लिए जंग बंदी में मेन किरदार अदा करना, उसका मकसद जो है बोर्ड ऑफ पीस का मेन यही होता है और यही होना चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अमन का ख़्वाह है, और फलस्तीनियों की उम्मीद का आखिरी सहारा अगर इस वक्त कोई दुनिया में है तो वो मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा चिकम फैसले के लिए दी दाई द कौमी मफाद पर तनाजुर के लिए दी द गजा मसला दा द फलस्तीन मसला दा पदे के अहपल उसूली मौक़िफ़ द कौमी मफाद पर तनाजुर की इख़ेदे और टोल फैसले द कौमी मफाद पर तनाजुर के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।